वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे 13 सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल्स एंड सम इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू पेपर। सो लेट स्टार्ट। तो 13 सितंबर के न्यूज में क्या है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट, नीपा ब्रेकआउट अगेन इन केरला, क्लेम 2 लाइव्स। सो नीपा वायरस के बारे में अपने को पढ़ना है। सो ये नीपा वायरस क्या होता है और ये पहले आया था क्या केरला में, और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। इसका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है और हमारी गवर्नमेंट इसको लेके क्या कर रही है। सो निपा वायरस को लेके पढ़ते हैं। सो क्या है, केरला फाइट निपा वायरस अगेन, ये हेडिंग है अपना। आपको क्या पढ़ना है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको सारी चीजें पेपर में अननेसेसरी नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है। नीपा एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, पहला पॉइंट, दैट मेनली अफेक्ट एनिमल, मोस्टली मेनली एनिमल्स सच एज बैट्स, पिग्स, डॉग एंड हॉर्स। ये मेनली जो है वो एनिमल को अफेक्ट करता है और इन्फेक्ट करता है। बीइंग जेनेटिक, ये याद रखिएगा, इट कैन जंप टू ह्यूमन हु कम इन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड कॉज सीरियस डिजीज। अगर कोई उस एनिमल के पास जाता है, कोई ह्यूमन, तो उसको भी हो जाएगा और फिर वो ह्यूमन से ह्यूमन भी फैलेगा। तो ये है आपका नीपा वायरस। अब क्या है इसके बारे में, पीपल और एनिमल हैव। अब क्या, हाउ डज नीपा स्प्रेड्स। तो आपको पहले तो समझ में आ गया ये वायरस है, एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। ये पीपल और एनिमल्स हैव कांटेक्ट विथ बॉडली फ्लूइड्स, जैसे ब्लड हो गया या पी हो गया या सलीवा हो गया, ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स। अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स के ये सब चीजों के साथ अगर कोई जाता है, ह्यूमन वहां पे जाता है, तो उसको वो इफेक्ट करता है, उसमें फैलता है। दूसरा, पीपल आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन हु हैज निपा, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको निपा वायरस हो रखा है और आप उसके संपर्क में आ गए, यू आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पर्सन। सो ऐसे कंडीशन में भी निपा वायरस जो है वो आपको स्प्रेड होता है। पीपल ईट फूड्स दैट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय एन इनफेक्टेड एनिमल्स। अगर इस टाइप के फूड्स अगर करते हैं जो कंटामिनेटेड हो इन्फेक्टेड एनिमल से, तो वहां भी निपा वायरस फैलता है। तो ये ऑलरेडी केरला में इससे पहले भी आया हुआ है, ये याद रखिएगा। और इसकी ये जो है कोविड हुआ या फिर इन्फ्लुएंजा हुआ, उससे डिफर करता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और इसमें ज्यादा आपको भी डिटेल में नहीं जानी। अभी अभी क्या है, करेंटली क्या हुआ कि 2 लोग जो है, 2 पर्सन जो है, उनकी डेथ हुई है इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट एक्टिव हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसियां हैं जो हेल्थ इमरजेंसी को कैटर करता है, वो वहां पहुंच गई हैं और काम जो है वो स्टार्ट हो गया, और कैसे इसको रोका जाए उसके ऊपर है। सो उसको लेके राइटर ये लिखते हैं। और ये बांग्लादेश में भी हुआ था, फिर उसके बाद बंगाल भी आया, वेस्ट बंगाल, फिर बंगाल से जो है वो पीछे की बात कर रहा हूँ, पीछे का ट्रेस कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। सो कोजिकोड जगह है केरला में, वहां पे ये चीजें हुई है और हाई अलर्ट पे रखा गया है। सेंटर डेफिनेटली वो चीज बता दी, वही चीज अननेसेसरी डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर ऐसी कुछ होगा तो डेफिनेटली सेंटर की जो एक्सपर्ट टीम होगी वो वहां पे विजिट करती है, विजिलेंस करती है, सब चीज ध्यान रखती है। तो निपा वायरस आपको बस एक टाइप का आपको दिमाग में रखना है कि इस टाइप का वायरस हुआ था पहले भी। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन ईज। अब ये इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा रिलीज हुआ है, ईजी हुआ है, ठीक है, लेकिन फूड का प्राइस अभी भी उतना ही बना हुआ है, राइटर ये लिख रहे हैं। तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन्फ्लेशन को आप अच्छे से पढ़ना।
मेरे पास कभी ऐसा समय बचा एक्स्ट्रा तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। आप इसको सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, तो एक तो रिटेल इन्फ्लेशन होता है और दूसरा जो होल सेल जो प्राइस होता है उसके ऊपर इन्फ्लेशन जो होता है तो वो डब्ल्यूपीआई होता है। तो उसको लेके डिस्कशन है। राइटर डिस्कस क्या करना चाह रहा है आज डिस्कस करना चाह रहा है रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। खुदरा व्यापार में कितनी जो है वो वृद्धि हुई है और कितना जो इन्फ्लेशन है वहां पे वो बढ़ा है। सो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो हुआ है वो थोड़ा सा कम हुआ है, स्लाइटली 6.83 इन अगस्त। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा चीजों में अगर आप कुछ चीजें लेने जा रहे हो एक नॉर्मल शॉप पे तो वो थोड़ा सस्ता हुआ है फ्रॉम 15 मंथ हाई। इससे पहले जुलाई में देखोगे ना तो 7.4 था और अभी जो है वो 6.83 हुआ है। लेकिन बट द राइज इन फूड प्राइस रिमेन्ड एलिवेटेड एट अराउंड 10% एंड रूरल कंज्यूमर कंटिन्यू टू फेस ओवर 77% ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन जो रूरल एरिया में है अभी भी जो है वो 7% का इन्फ्लेशन है कंज्यूमर का जो कुछ खरीदते हैं। और जो जो फूड का प्राइस है वो अभी भी ज्यादा ही है, 10% के आसपास एलिवेटेड है, थोड़ा सा ऊपर है। तो उसको लेके है कि इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन डाउन हो गया तो तुरंत जो है फूड जो है जो भी है वो सस्ता हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। कि हाँ यस कम तो हुआ है लेकिन इन्फ्लेशन कम हुआ है रिटेल का, लेकिन फूड अभी भी वही है उसी रेंज में। फिर आप सबको पता होगा कि कैसे जो है अदर्स जो बास्केट्स में अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे पल्स को लेके लिखा है कि पल्स प्राइस रोज 13% अगेन अमिड कंसर्न अबाउट लोअर खरीफ। और ये तो मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि इस बार जो दाल की जो खेती हुई है, जो नेट सोन एरिया है, पता है ना आप लोग को ये सब क्या होता है? नहीं होता तो कमेंट में लिखो। मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना आता होगा तो मैं उस हिसाब से पढ़ा देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि छोटी चीजों को भी आपको बता दूं। तो नेट सोन एरिया होता है कि कितने एरिया में आपकी पर्टिकुलर फसल की बुआई हुई है, कि खेती करने के लिए हम वहां पे अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया जो लास्ट ईयर का था उससे कम इस बार हम वहां पे क्या कर रहे हैं, उसका बुआई कर रहे हैं, मतलब उसकी खेती कर रहे हैं। तो मान लो पिछले बार 100 हेक्टेयर में, एग्जाम्पल के लिए हेक्टेयर में कर रहे हैं, तो इस बार 90 में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारी उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पल्स के साथ यही हुआ है कि जो हम जितने में हमको पल्स उगाना चाहिए उससे कम एरिया में फार्मर्स ने उसको इस बार उसकी जो है वो खेती करने के लिए इच्छा जाहिर की है और किसी रीजन से उसको कम होगा तो ऑफकोर्स पल्स का प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमको रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगर आप खेती का एरिया कम कर दोगे तो डेफिनेटली जो चीजें होंगी महंगी, आप उम्मीद करोगे कि अगली बार कम होगा। टिल देन की प्रोडक्टिविटी इतना बूम कर जाए कि आप कम एरिया में भी अच्छा परफॉर्म कर दो, तो वो इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो में बहुत कम बार हुआ है। सो सेकेंड, अब ये एक लीबिया को लेके है। यहां पे एक क्या हुआ है कि एक फ्लैश फ्लड आ गया है, उसकी वजह से लीबिया में 2000 से ज्यादा लोगों को की डेथ हो गई है और अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग जो हैं अभी भी जो है वो डिसअपियर हैं, या अभी भी कुल मिला के जो है वो उनको मिले नहीं है, मिसिंग है, आप ऐसा समझ लो। अच्छा वर्ड मिसिंग है, मिसिंग है ये। तो इनकी जो डेथ टोल है वो तो बढ़ने वाली है। और एक जो ये क्यों हुआ, तो एक्चुअली एक स्टॉर्म आया था मेडिटेरियन से और उसकी वजह से उस रिवर में पर्टिकुलरली जो है वो ज्यादा वहां पे पानी हो गया और उस पानी की वजह से वहां पे दो डैम थे, डैम 1 एंड डैम 2, वो दोनों टूट गए। उसकी वजह से जो लीबिया का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पे बाढ़ आ गई और ये इस टाइप का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो आप सबको, ये जो उसका स्टॉर्म का नाम था वो डेनियल था, वो याद रख लो बस। और एक चीज याद रखना कि अननेसेसरी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या पढ़ा रहा है उससे इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपको यूपीएससी का लेवल देखो, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको स्टॉर्म मैक्सिमम डेनियल याद रखना है फर्स्ट। दूसरा मेडी
मेडिटेरियन सी जो है वो कौन कौन से कंट्री को टच करता है, कंट्रीज को, शेयर बाउंड्री। इन केस अगर आपका कोई ऐसा न्यूज में आ गया, जैसे लीबिया न्यूज में आ गया, तो आप लीबिया का मैप पे देख लो। कोई अगर बहुत बड़ा रिवर हुआ तो वो देख लो। अगर बहुत कुछ हुआ तो एक बार डैम देख लो। ये हो गया। फोर्थ ये देख लेना, ये हो गया, स्टॉर्म हो गया, मेडिटेरेनियन हो गया, लीबिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो लीबिया कौन सी कंट्री को शेयर करता है, बाउंड्री, शेयर बाउंड्री। मैक्स क्लाइमेट क्या है, ये सब चीजें देखनी है। कितने लोग मर गए, कितने लोग आए, कौन सपोर्ट किया, कौन सपोर्ट नहीं किया, वो दंड फंद वाली चीजें सब बंद करो। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको जो न्यूज है उसको रीड करना आना चाहिए। मैं इस पे एक दिन वीडियो बनाने वाला हूं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हवे में नहीं पढ़ना है कि सब पढ़ने गए बैठ गए। तो ये एक टाइप का स्टॉर्म है डैनियल, और ये मेडिटेरियन सी में जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन ये क्यों पैदा होते हैं, कहां पैदा होते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि तुम रटने लगो कि साइक्लोन कैसे प्रोड्यूस होता है, वहां पे लो टेम्परेचर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वो देखो। अगर साइक्लोन न्यूज में, तो साइक्लोन के बारे में स्टैटिक चीजें पढ़ो ना पहले। तो ये चीजें हैं, पढ़ने का स्टाइल है। इससे ज्यादा तुम पढ़ोगे ना तो अननेसेसरी डेटा लोड लोगे, और बाकी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में डेटा बेचने वाले, फिर कमी नहीं है, फिर बेचते रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक जो न्यूज है वो है कि कल भी बताया था मैं आपको कि प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग करप्शन प्रोब इज नॉट डिजायरेबल। भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वांछनीय नहीं है। अगर किसी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में घूस लेते हुए किसी ऑफिसर को पाया गया, कल का वाला केस याद है तुम्हें कि कोई एक मेडिकल ऑफिसर था दिल्ली में जिसने घूस लेते हुए पाया गया था, और उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, उसी को लेके वो केस है, फिर से न्यूज में आया है। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर का बंदा, ऑफिसर, अगर ब्राइबरी में फंस गया और सीबीआई ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो वो क्या कह सकता है, क्या वो बंदा कि भाई जाओ पहले तुम तो परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके आओ किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुझे अरेस्ट करने के लिए। उसके लिए बात हो रही है, यही केस है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत है कि क्या एक ऑफिसर कह सकता है सीबीआई को जाओ पहले उनका हस्ताक्षर लेके आओ, वही वाला जो दीवार मूवी का डायलॉग है। तो ऐसा पहले होता था कि लोग पहले अरेस्ट होने से पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते थे पहले जाओ परमिशन लेके आओ, और सीबीआई को उसमें ऐसे चीजों में जो है, ऐसे केसेज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, और जो जस्टिस है, जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, वो डाइवर्ट हो जाता था, वो जो डाइल्यूट होता था। कैसे, एक पर्सन जो ऑफिसर है उसके लिए अलग कानून, और एक दूसरा पर्सन जो उसी के बैचमेट है और अलग, मान लो कि उसका जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो थोड़ा सा छोटा है, उसके लिए अलग कानून। तो इक्वलिटी आर्टिकल 14 का वहां पे जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, तो उसको लेके है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो उसको लेके राइटर लिखते हैं। अब मैं तुमको ये कहानी समझ में आ गया, अब कहानी समझ गया तो अब समझ लो कि कुछ लीगल टर्म्स होते हैं वो समझ लो, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो सेक्शन 6A प्रोवाइड करता है, किसका, सेक्शन 6A, जो दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट है, जिससे सीबीआई ड्राइव हुआ है, जिसको सीबीआई से पावर मिलता है। तो उसके अंदर में सेक्शन 6A है, और ये 6A कहता है कि एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन चार्ज, कोई करप्शन चार्ज लगेगा अगेंस्ट ऑफिशियल्स ऑफ रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उससे ऊपर, कैन बिगेन ओनली, तभी स्टार्ट होगा, साहब ध्यान रखो, कैन बिगेन ओनली आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल।
जाओ पहले परमिशन लेके साइन लेके आओ, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब जाके मुझे अरेस्ट करना। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिस्टोर द सेंटर्स single directive to set instructions to the CBI on the modality of holding of inquiry। तो CBI को एक टाइप की परमिशन की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, कहानी समझते जाना। ऐसा तो था पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, लैंडमार्क केस आया एक, विनीत नारायण का केस है, इसको याद रख लेना, 1997 का केस है। इन द एपेक्स कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन, इन इसमें क्या बोला कि एपेक्स कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन द डायरेक्टिव्स, जो भी डायरेक्टिव ऑन द ग्राउंड दैट द स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई कैन नॉट बी इंपीडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, कोई लेने की जरूरत नहीं है। 6 ईयर लेटर ऐसा बोला, 6 साल के बाद क्या हुआ, सेक्शन 6 आ गया। ऐसा पहले चलता था, 6 आया, 6 वाज इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। 6A इंट्रोड्यूस किया गया कि आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 2014 में कोर्ट उसको भी खत्म कर दिया। कोर्ट कहा कि नहीं, ये किसका वायलेशन है, इक्वालिटी का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी, बाय एक्सटेंडिंग इट्स प्रोटेक्शन ओनली टू ए क्लास ऑफ पीपल सर्वेंट। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल सर्वेंट्स को तुम तो छूट दे रहे हो और दूसरे को नहीं, नॉट एवरीवन। तो दिस विल बी अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का कंसेप्ट है ना भाई कि आप सबको इक्वल जगह पे इक्वल ट्रीट करोगे, तो आप तो ट्रीट कर नहीं रहे हो। एक ही एम्प्लॉय को, एक ही जगह पे कोई काम कर रहा है, एम्प्लॉय 1 को आप, तुमको एम्प्लॉय 2 दोनों हैं और एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, सोचो, इसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून, E2 के लिए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप इसकी सीनियरिटी डेजिग्नेशन के बेस पे आप इसको अलग नहीं कर सकते कि ये बड़ा पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी है तो नहीं भाई चलो तुमको अरेस्ट नहीं करूंगा, इसको अरेस्ट कर लूंगा। ये तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो 2014 में सुब्रमण्यम वर्सेस जो डायरेक्टर था सीबीआई, उसके केसेस में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। सो ये दो है 2014 का जजमेंट। In its 2014 judgment, the court had observed that such provisions are destructive of objective of anti-corruption law। आप तो एंटी करप्शन लॉ को ही खत्म कर रहे हो। Block the truth from surfacing and sometimes result in a forewarning to those officials involved as soon as allegation arise against him। और ये तो एक टाइप का वो हो गया ना कि एक चेक हो गया आपके ऑफिसर्स के ऊपर, आप उसको जो इम्यून कर रहे हो वो तो उसको आप हौसला बढ़ा रहे हो, और जो एंटी करप्शन लॉ है उसको वीक कर रहे हो। दैट मीन्स कुल मिला के डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हो। कोई ऑफिसर कितना भी पैसा खा रहा है तुमको कोई मतलब नहीं है। तो इसको लेके 2014 की जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो वर्सेस सीबीआई डायरेक्टर का केस है उसमें ये आया। अभी न्यूज में ये इसलिए था कि क्या वो लोग जो 2003 से लेके 2014 तक के बीच में अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर ये अभी जो 2014 में कानून पास हुआ है ये रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू होगा, जो लोग ने रिश्वत लिया है वो भी अरेस्ट होगा, उसके लिए भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन 2003 में ये कानून आया उसी दिन से वो कानून वॉइड था, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ा हो अगर फंडामेंटल राइट, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है उसी दिन से जिस दिन से ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। तो वो तो 2003 में ही वो जो कानून तुमने जो लेके आया और वो क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था तो उसी दिन खत्म हो गया। वो तो जजमेंट 2014 में आया ना भाई। तो इतने लोगों के बीच में जितने लोगों को अरेस्ट किया होगा सबको रेट्रोस्पेक्टिवली सबके ऊपर जांच जो है वो सीबीआई कर सकता है। तो ये सीबीआई के बारे में कुछ फैक्ट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, सत्यमेव जयते, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी इसकी मोटो है। अब क्या है, ये थोड़ा सा छोटे छोटे फैक्ट्स मैं क्या बोलता हूँ, यूपीएससी जब आपको करना है तो आप बाल की खाल तो निकाल ही दी कि आपको पता चल गया कि प्रायर अप्रूवल लगेगा कि नहीं लगेगा करप्शन के केस में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में। आपको अब ये समझना है कि थोड़ा थोड़ा छोटा सा फैक्ट समझते जाओ कि सीबीआई कौन है, सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, क्या है इसकी वैल्यूज। तो केवल 2-3 लाइन पढ़ो, डेली 2-2 लाइन पढ़ोगे ना तो तुम याद रखना कि तुम्हारे पास एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाएगा एक समय के बाद कि तुमको 80% चीज जो भी मैं पढ़ाऊंगा तुमको समझ में आता रहेगा।
सो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर में काम करता है, पीपीपीजी बोलते हैं उसको। सो आप मिनिस्ट्री याद कर लो इसको। इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया है। इट इज एन इलाइट फोर्स प्लेइंग ए मेजर रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये याद रखना। और ये कोशिश करना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईडी वर्सेस सीबीआई, ये कोशिश करना कि इसको समझो। नहीं समझोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ईडी और सीबीआई में कौन से लोग इकोनॉमी का केस, ईडी भी इकोनॉमी लेता है और सीबीआई भी लेता है, कैसे लेता है पढ़ो। फिर इसके बाद कैसे सीबीसी अलग है और क्या सीआईसी है, इस सब चीजों को एक साथ पढ़ोगे ना तब समझ में। लक्ष्मीकांत में दे रखा है अच्छे से, अगर कोई भी डाउट हो तो इसको पढ़ो। और कंप्लीट पॉलिटी सीरीज तो चल ही रही है मेरी, अगर वहां भी नहीं पढ़ पा रहे तो वहां जाके वीडियो देखो तपस के चैनल पे। ये पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मोस्टली टारगेट कर रहा हूं कि एक अच्छा वीडियो बनाऊं, कुछ हवे में ना बनाऊं। 2024 के बच्चे जो प्री आप दे रहे हैं, आपको पूरा मिल जाएगा चैनल पे, मेरे तपस आईएएस पे पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज मिलेगी आपको। कहीं से भी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गारंटेड है। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप देखें ना देखें। दूसरा तीसरा जो आज का जो पेपर में था वो था सेडिशन लॉ को लेके। अभी सेडिशन लॉ को लेके देखो बहुत बड़ा मार्केट में मिथ चल रहा है। अब वो क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूं। सो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, 12 सितंबर को हुआ क्या था सेडिशन के ऊपर, सबको पता है? कितने लोग को जो पता है वो कमेंट में लिखो। तो सेडिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं सुनवाई करूंगा, और जब तक मैं सुनवाई ना करूं कोई भी अब नया केस, न्यू केस सेडिशन का नहीं लगेगा। सेडिशन सबको पता है, आईपीसी की 124 ए जो धारा है उसके अंदर सेडिशन जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप सरकार को डिसेबल करने की कोशिश करते हो या सरकार के अगेंस्ट कुछ इस टाइप की चीजें करते हो तो आपके ऊपर सेडिशन का केस लगता है। उसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं सेडिशन के इंग्रेडिएंट, वो कुछ होते हैं। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट को अगर आप डैमेज करोगे, अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तब जाके लगता है। ऐसे नहीं कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला और बोलो सेडिशन सेडिशन। उसी को लेकर तो बहस है सुप्रीम कोर्ट में कि हर बंदे के ऊपर सेडिशन लग कैसे जा रहा है। क्या ये कॉलोनियल गवर्नमेंट है क्या कि कुछ भी सरकार के अगेंस्ट बोलना ही अपने आप में सेडिशन है? तो इसके लेके लंबा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोली कि मैं वहां पे एक सेडिशन को लेके एक फैसला दूंगा, उसके बाद जाके तुमको जो करना है, टिल देन किसी के ऊपर सेडिशन का केस नहीं होगा। ये करंट स्टेटस है। अब क्या हो गया सबको पता है, आप सबको ये पता होगा कि बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, ये एक बिल लाया गया है। 3 क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, उसमें 3 जो है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को हटा के 3 कानून लेके आए हैं, जिसमें से एक है आईपीसी को हटाने के बाद बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये बिल लेके आया है, इसमें ना इन्होंने सेडिशन को हटाया है, लेकिन सेडिशन की जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो उसको लेके राइटर कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं ये सुनो, कहानी की तरह सुनना। तुमको सेडिशन पूरा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कहानी सुन लोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे। ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट साहब, तुषार मेहता साहब, और वो कहते हैं जो अटर्नी हैं अपने कि कोर्ट में कि सेडिशन को लेके तो हम जो है ना वो बीएनएस में कुछ स्कीम लेके आए हैं, समझो यहां पे हम सेडिशन की कुछ बात करेंगे। तो जब तक वो एक कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होता ना, पार्लियामेंट में ये तीनों बिल पास नहीं होते ना, आप सेडिशन के बारे में कुछ मत बोलो। तो जज साहब को बुरा लग गया। जज साहब बोला कि ये कैसी बातें कर रहा है भाई, अटर्नी को बोलते हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कि ये कैसी बातें कर रहा है, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम
सेडिशन के बारे में हम तो सुनने वाले हैं, हमारी बेंच बैठेगी। तो अभी तुम कह रहे हो कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसको आईपीसी बोलते थे पुराने में, और अभी तो है ही, क्योंकि ये तो बिल भी नहीं आया, अभी तो पार्लियामेंट पास भी नहीं किया, एक्ट भी नहीं बनाया, तो ये इसके अंदर में कहीं तुम सेडिशन लिख रखे हो, उसकी वजह से मैं फैसला ना सुनाऊं और या फिर मैं उसके ऊपर सुनवाई हियरिंग ना करूं, तो ये रिफ्यूज कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो रिफ्यूज टू वेट फॉर द पार्लियामेंट वर्ड ऑफ भारतीय न्याय संहिता बिल, ड्राफ्ट लॉ प्रपोज टू रिप्लेस द ब्रिटिश मेड पीनल कोड। 1860 वाला जो एक्ट था आईपीसी, उसको रिपील किया है और बीएनएस बनाया है। तो तुमने बीएनएस में क्या लिखा है वो तुम ढूंढो। तुम्हें बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? तुम नए वाले कानून में जो आईपीसी, नई वाली आईपीसी होगी जिसको बीएनएस कहते हैं, उसमें तुम क्या लिखना चाह रहे हो सेडिशन के बारे में, वो तुम डिसाइड कर लेना। और वो तो तब लागू होगा ना जब तुम्हारे कानून बनेंगे, उस दिन से इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली तो जाके, रेट्रोस्पेक्टिव वे में तो जाके तुम उसको लाओगे नहीं कि पुराने सारे सेडिशन खराब हो गए, या पुराने सारे सेडिशन खत्म करता हूं, या पुराने सेडिशन जिनके ऊपर चल रहा है उनको इस टाइप की छूट, या फिर इनके ऊपर इस टाइप की जुर्माना, या इस टाइप का जो भी करना चाहते हो। और ये तो वेल सेटल प्रोपोजिशंस हैं कि जो कानून जो होती है वो प्रोग्रेसिवली होती है। रेट्रोस्पेक्टिवली तो जाने के लिए बहुत कम केसेस में, टैक्स वाले चीजों में जाती है। तो तुम ऐसा करोगे नहीं, और ऐसा करोगे नहीं तो सेडिशन सुनने से हमें रोक क्यों रहे हो? सेडिशन की हियरिंग चलने दो। और सेडिशन की हियरिंग इसलिए चल रहा है कि एक केदारनाथ जजमेंट था 1962, उसको हमें रीएवेल्युएट करना है। तो जब भी सेडिशन आए तो केदारनाथ जजमेंट लिखना। 5 बेंच का एक इन्होंने रिव्यू जो है वो बैठा दिया है केदारनाथ के जजमेंट को लेके। उसमें केदारनाथ में जजमेंट में कुछ लिखा होगा, उसको वो इवेल्युएट करेंगे, रीएवेल्युएट करेंगे। 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। इन केस इट सेज दैट, अगर ऐसा होता है, इट सेज दैट कि 1962 जजमेंट डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन, अगर 1962 का जजमेंट जो है केदारनाथ का केस, अगर वो कोई टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं रखता है और सेंड इट बैक टू अस, हमारे पास भेजता है, वी आर बाउंड बाई इट, हम इससे बाउंड है। लेकिन अगर 5 जज बेंच कैन ऑल्सो रेफर इट टू 7 बेंच, अगर 5 बेंच को लगता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं 7 बेंच बैठा लो, तो हम 7 बैठा देंगे। लेकिन इंटरप्रिटेशन तो करके रहेंगे ये 124 का सेडिशन का, क्योंकि सेडिशन एक टाइप का टूल हो गया है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलते, कपिल सिब्बल ने तो आज बोला, जो लर्न एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं वो कहते हैं वो कि इसका तो गलत यूज किया जा रहा है, कि अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछोगे और या गवर्नमेंट को किस तरीके से आपने डिसएफेक्ट किया, तब ना आप सेडिशन लगाओगे। सरकार को ये नहीं बोलते हो ना कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अलग अलग इंग्रेडिएंट है। जब आईपीसी पढ़ोगे तो केवल सरकार के पॉलिसी को कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्कस करना और उसके ऊपर बहस करना और उसको मीडिया में लाना और पॉलिसी बनाना, पॉलिसी के बारे में कि आपकी पॉलिसी में कितनी खामियां हैं, दिस इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये सेडिशन तो नहीं लगता है, तो इसके ऊपर लंबी बहस चलनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो गवर्नमेंट के फैसले को मना कर दिया है, बोला कि नहीं भाई तू अपना कानून लेके आ, पार्लियामेंट से पास करा, सेडिशन के बारे में जो लिखना है लिख, पहले मैं अपना फैसला सुनूंगा, पहले मेरी बेंच बैठेगी, समझेगी उसको, क्योंकि जो पुराने केसेज हैं उसको पुराने तरीके से मेरे को डील करने दो, क्योंकि उसके लिए प्रपोज लॉ है कि पीछे जाके तो कानून चेंज नहीं कर सकता, उसकी सजा नहीं दे सकता। अगर कुछ होगा ऐसा तो देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ कहेगी तो हम भी बात करेंगे। अब एक जो एडिटोरियल है वो है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो एक टाइप का बैड आइडिया है। ये गौतम भाटिया, ये दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं, अच्छे लॉयर, तो ये हमेशा लिखते रहते हैं द हिंदू में, तो उसने लिखा है। तो मैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में इन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है, और इस आर्गुमेंट को जो क्रिटिक्स लिखते हैं कि सरकार का क्या आर्गुमेंट है, सरकार इसके फेवर में, जो आर्गुमेंट के फेवर में दे रहे हैं कि यार ये सब चीजें से ये सब चीजें होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट, तो क्रिटिक्स भी लिखते हैं कि ये सब करने से ये सब नुकसान होगा। तो हम दोनों पॉइंट समझेंगे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये पहले कह रहे हैं कि फर्स्ट ये कह रहे हैं कि इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। ये सारे राइटर लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये कॉस्ट कम कर देगा। अब मैं इसको लेके लगातार लिखता आ रहा हूं और कहता आ रहा हूं आपको अपने चैनल पे कि डेटा दो ना यार,
हवे में मत बात करो कितना कॉस्ट कम होगा क्या है। इज देयर एनी स्पेशल डेटा विच ऑथेंटिकेट दैट कि if the simultaneous election will happen in India, it will reduce the cost of so and so. If you have a data, then publish it. आप केवल ये कह देने भर से कि कॉस्ट कम हो जाएगा, वो उसके लिए आ जाने देते हैं। तो हमारा मानना है कि एक रिपोर्ट आ जान दो, फिर उसके बाद फिर आप एडीआर का डिफरेंट डेटा चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जितनी इलेक्शंस की कॉस्ट एमपी के इलेक्शंस में लगते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उतने ही एमएलए के इलेक्शन में खर्चे हो जाते हैं भाई। कैसे कॉस्ट कटिंग होगी वो एक टाइप का, किस टाइप की किस बेस पे कह रहे हैं वो नहीं पता है, तो इट विल डिक्रीज। तो ये अपना दे रहे हैं आर्गुमेंट इन फेवर में कि डिक्रीज होगा। गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन है वो कम हो जाएगा। फिर दूसरा कहते हैं कि फोकस ऑन गवर्नेंस, कैंपेन मोड में नहीं रहेगा गवर्नमेंट हमेशा, और जो है वो फोकस होगा गवर्नेंस के ऊपर। और उससे क्या होगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता लगता है, उस समय पे आप नया पॉलिसी काम नहीं कर सकते हो, आप सबको पता है। ऐसी चीजें एक बार होगी तो इसीलिए सरकार जो है वो लगातार काम करती रहेगी। और इस टाइप की चीजें जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि आप ऐसे समय पे काम नहीं कर सकते कि सरकार तो हमेशा जो कैंपेन मोड में रहती है, तो उससे बच जाएंगे। तो ये दो इनके मेन रीजन राइटर्स डिस्कस करते हैं आज के पेपर में। अब क्रिटिक्स क्या कहेंगे देखते हैं, क्रिटिक्स भी कुछ कहेंगे। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर तुम इस टाइप की चीजें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बातें सोच भी रहे हो, तो ये तो लॉजिस्टिक नाइटमेयर है एक टाइप का। कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ लिटिल ओवर 1.4 बिलियन पीपल in a context where the even state election need to take place in multiple phase। पहले ये तो देखो कि जब में यूपी का इलेक्शंस होते हैं तो राइटर ये कहना चाह रहे कि तुम 10 फेज में कराते हो। एक स्टेट का इलेक्शन कराने में तुमको तो इतना मल्टीपल फेज लग जाता है, और तुम 140 करोड़ आबादी की पॉपुलेशन को तुम बोल रहे हो कि इलेक्शंस करवाने हैं, वो भी साइमल्टेनियस। तो एक तरह का नाइटमेयर है, लॉजिस्टिक नाइटमेयर। इट इज द व्यू ऑफ राइटर्स, गौतम जी कहते हैं। सेकेंड, दिस अरेंजमेंट ब्रोक डाउन टुवर्ड्स एंड ऑफ द 1960 बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आर्टिकल। अब देखो मैं तुमको इसमें कितने आर्टिकल चेंज होंगे बार बार मैं तुमको बता रहा था, तो वीडियो देखा करो, एंड तक देखा करो। 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा दिया। कि आप देखोगे कि जब भी आपको इस टाइप की चीजें चेंजेस करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आर्टिकल 356 याद है कब लगता है? आर्टिकल 356 तो कहता है कि ना कि इमरजेंसी लगती है स्टेट में। अब मान लो कि कोई किसी वजह से इमरजेंसी, पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि किस किस टाइप से इमरजेंसी लगती है, हाउ मेनी मेथड की कितनी कौन कौन सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जहां पे इमरजेंसी 356 लग जाती है। इमरजेंसी पता है सबको, इमरजेंसी में ये होता है 3 टाइप की इमरजेंसी है, 352, 356, 360 आर्टिकल। अब कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि कमेंट में लिखे हैं कि सर कभी कभी आप आर्टिकल बता दियो कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो मैं बता दूं कि ये आर्टिकल 356 बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, यहां स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक कभी नहीं लगा है। 356 जब पढ़ोगे ना तो स्टेट में इमरजेंसी बहुत बार लगता है। स्टेट में कुछ भी होता है इमरजेंसी लगा जाओ, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, चलो प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ऐसी बातें होती। तो ये जब पॉलिटिकल सीरीज में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए आसान है कि ये एक बार इमरजेंसी देख लो। तो जब 356 में इमरजेंसी लगती है और सरकार कहीं गिर गई, फिर तो इलेक्शन होना ही है ना। साइमल्टेनियस इलेक्शन का तो पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया अगर 356। तो फिर उस समय में क्या करोगे? तो उसको लेके राइटर लिखते हैं कि विच ऑथराइज द यूनियन, और यह समझ लो कि कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस क्रिएट हुए जो एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। दैट मीन्स कि जो चुनी हुई सरकार है उसका कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दे हाउस में, और सरकार ही गिर जाए, स्टेप डाउन हो जाए। ऐसे कंडीशन में भी तो फिर से इलेक्शन होगा, गो बैक टू द पीपल फॉर द फ्रेश मैंडेट। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बातें कैसे हो रही है? तो ये राइटर लिखते हैं। तो याद रखना, फिर ये अंडरमाइन करता है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराते हो तो ये फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको वीक करता है।
फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों को वीक करता है, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है। कुछ अपने 7th शेड्यूल की अगर तुमने पढ़ा होगा तो एक टाइप का लिस्ट डिफाइन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो है वो स्टेट बनाती है, और कंकरेंट में दोनों बनाते हैं। पर दोनों का अगर झगड़ा हुआ तो यूनियन जो है वो प्रिवेल करता है स्टेट के पावर पे। मतलब कंकरेंट में ऐसा है कि अगर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात समझो, पार्लियामेंट, अगर दोनों कानून बना दे कोई एक आइटम पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अगर जब तक सेंट्रल नहीं बनाए ठीक है, जब तक स्टेट नहीं बनाए ठीक है, लेकिन मान लो कि दोनों में सेम आइटम पे सेम चीजों से सेम तरीके से अगर काम करना चाह रहे हैं, तो अगर दोनों में झगड़ा होगा तो सेंट्रल जो होगा पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून, मतलब द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट लॉ, दैट इज बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया गया कानून। तो ये चीजें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट तो है ही ना, फेडरलिज्म तो है ही ना कि आप अपने अपने जगह पे काम करो, आप भी खुश हम भी खुश अपने अपने दायरे में। लेकिन अगर आप इस टाइप की चीजें करोगे जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा और जहां नेशनलिस्ट जो पार्टीज होंगी उनको वेटेज मिलेगा, रीजनल पार्टी उसको डिसएडवांटेज पोजीशन पे पहुंचेगा, तो वो फेडरलिज्म के लिए और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो इसको लेके भी राइटर लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन आर लाइकली टू सी एन एक्सप्लोजन ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये कपिल सिब्बल के वर्ड है कि हॉर्स ट्रेडिंग वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज विद द बिगेस्ट पॉकेट विल बी, वही मैं बता रहा हूं, जिनके पास ज्यादा पॉकेट में मनी होगा वो धीरे धीरे, वैसे हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इतने कमजोर हो गए हैं। जो 10th शेड्यूल आप देखेंगे, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप देखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, लेकिन फिर भी तो महाराष्ट्र जैसा केस हो ही गया ना, फिर भी जो है वो एमपी जैसा केस हो गया ना, कि जहां पे आधे से ज्यादा लोग जो है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चुन के आए थे और दूसरे पार्टी में चले गए। तो एंटी डिफेक्शन तो वीक हो गया है, स्ट्रांग नहीं है। कोर्ट भी उसमें बहुत सारी डिस्कशंस कर रही है, उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की कोशिश कर रही है, हो नहीं रही है। तो ये तो एक और मौका देगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर देगा, एक्सप्लॉइट कर, एक्सप्लॉइटेशन की ओर की तरह होगा, एक्सप्लोजन की तरह होगा कि बढ़ जाएगा। तो ये था। फिर ये फूड सिक्योरिटी को लेके क्लाइमेट, वो ये मैं लगातार आपको पढ़ाता आ रहा हूं कि इसमें जो फूड सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये लगातार इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट वर्सेस फूड इनसिक्योरिटी, तो उसको लेके है। तो राइटर ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट जो होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जहां पे पहले फ्लड था वहां पे आज सूखा है, ड्रॉट है। जो एरिया पहले ड्राउट प्रोन था वो आज फ्लड से अफेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया, ये क्लाइमेट चेंज है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका, वीडियो बना चुका हूं कि इसके क्लाइमेट चेंज के तो बहुत रीजन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि लेट सपोज दैट क्लाइमेट चेंज हो गया, अब इसको मानते हुए, इसको ट्रुथ मानते हुए कि ये ऐसा हुआ है, हो चुका है, फूड जो है, फूड इनसिक्योरिटी जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है बढ़ेगा। और उसके साथ ये, फिर क्लाइमेट चेंज के साथ ये भी बताते हैं कि जो मॉनसून है, इंडियन मॉनसून जो है, उसके ऊपर एल नीनो प्लस लानिनो, इन दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। अब ये कुछ लोग बच्चे पूछेंगे कि एल नीनो लानिनो है क्या। तो एक टाइप का, जो इसको ऐसे समझना, इसके लिए फिर पूरी ज्योग्राफी पढ़ो आप। मैं केवल आपको केवल 1-2 लाइन में समझाऊंगा कि एल नीनो और लानिनो होता क्या है।
और ये कैसे जो है वो इंडियन मॉनसून को वीक पहुंचाता है। जैसे एल नीनो आता है ना, तो इंडियन मॉनसून जो है, ये मॉनसून वो वीक हो जाता है, यहां का टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। सो एल नीनो और ला नीनो जो है एक टाइप का वेदर का वो है कि कहीं भी ऐसा सेंट्रल या ईस्ट पैसिफिक जगह पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वहां पे ऐसे क्या होगी, कुछ इस टाइप की वहां पे पैसिफिक ओशन में कुछ इस टाइप की चीजें हो रही होंगी जिसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन मानसून पे पड़ रहा होगा। समझ रहे हो? तो आप समझ लो कि कोई सेंट्रल पैसिफिक एरिया है या फिर ईस्ट पैसिफिक एरिया है, वहां से जो चाहे वो हॉट वहां पे जो भी हो या फिर वहां पे कोल्ड का वो जो भी हो वेव्स हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी हो, वहां पे जो भी चीजें हो रही होंगी उसका इंपैक्ट मुझे चेक करना है। मुझे इससे मतलब नहीं अभी कि वहां पे क्या हो रहा है, वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लोग और पढ़ा देंगे, कभी इस टाइप का चीज हुआ तो वही पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी मान के चलो कि कोई ऐसा पैसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन में जहां पे कुछ ऐसा हुआ और जिसका इंपैक्ट उसकी वजह से इंडियन मानसून के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया। इजी रखो लाइफ को। अब कुछ लोग जरूर पूछ सकते हैं कि सर बता दो ना, अभी बता दो, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको एल नीनो के लिए, ला नीनो के लिए इंसो भी समझना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको मैडन जूलियन ऑस्लेशन, कितने लोगों ने नाम सुना है बताओ, जिसको एमजो बोलते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो मैं उस डीप में तुमको रखने की कोशिश भी नहीं करता कभी। तो कुछ इस टाइप की चीजें पैसिफिक ओशन में हो रहा होगा जिसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन मानसून के ऊपर पड़ेगा। और इंडियन मानसून के ऊपर अगर इंपैक्ट पड़ेगा एल नीनो की वजह से, जो हॉट टेम्परेचर करेगा, जिसकी वजह से आपको ड्रॉट जैसे कंडीशंस आएंगे, मतलब लेट बारिश होगा इंडिया में, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी होगा। तो उसको लेकर राइटर इसमें ये वाली चीजों में बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है इस टाइप की चीजें। फिर मानसून वही हो गया कि एल नीनो का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, एल नीनो और फूड सिक्योरिटी का वही रिलेशन है। फिर इसमें कुछ ग्रीन वाटर वर्सेस ब्लू वाटर करते हैं, ग्रीन वाटर वर्सेस ब्लू वाटर। तो ब्लू वाटर जो वो चीजें होती हैं जो रिवर वीवर में पानी समुद्र में रह गया, और ग्रीन वाटर जो होता है जो नीचे चली जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन वाटर। तो आप उसको देख लेना कि ग्रीन वाटर का कंसेप्ट क्या है और ब्लू वाटर का कंसेप्ट क्या है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को लेकर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होता है मोस्टली जो आता है, आप सबको पता है कि जो वेस्ट ऑफ जो हिमालय रीजन है उसको वो आके उस समय में आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज वहां पे बारिश भी करवाता है, ये सब चीजें होती थी। लेकिन अभी जो है वो लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो कंसेप्ट है वो भी चेंजेज हो गया। तो एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी पढ़ लेना ज्योग्राफी के बुक से। सो इस सब चीजों का इंपैक्ट फूड पे कैसा है, राइटर उसको डिस्कस करने की कोशिश किया था। और मैंने आपको एल नीनो और ला नीनो का एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू दिया है, दो इट इज नॉट ए डीप डिस्कशन। आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि ये मैंने डीप डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगा, उसके लिए मैं इंसो पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पढ़ाना चाहता जिसका इंपैक्ट जो है ना, जैसे मैंने 2 लाइन में बोल दिया इंसो ये है, नहीं भाई नहीं समझ में आएगा। मैं तुमको पढ़ा दूंगा कि लिटिल बॉय क्या है, कोल्ड वेव क्या है, उसके बाद हॉट वेव क्या है, वार्म करंट कैसे जाती है, वो उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए तो मुझे टाइम दो। अगर अगर ये भी नहीं आता है तो मुझसे पूछना कि सर मुझे ये भी पढ़ा दो, मैं ये भी पढ़ा दूंगा। लेकिन गिव मी सम टाइम, कि थोड़ा सा टाइम दो, एक ही वीडियो में सब चीज मत समझो। ये वीडियो में क्या कहता है कि कैसे क्लाइमेट जो है वो फूड सिक्योरिटी को कैटर करता है, वो समझो। मैं एल नीनो नहीं पढ़ा सकता, एल नीनो के लिए मुझे अलग टाइम दो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, जैसे फ्रेटर्निटी है, तो ये वाली कंसेप्ट जो है वो मैं कंप्लीट पॉलिटी सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज में। लेकिन क्योंकि राइटर ने फ्रेटर्निटी लिखा है, तो मैं एक लाइन में तुम्हें ये समझ लो कि फ्रेटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडिटी टू सोशल लाइफ, भाईचारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी कहीं जो मेंशन है कि नहीं मेंशन है बताओ, लिखा होगा, प्रीएम्बल में लिखा है भाई, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ो, इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ो, सबसे पहले तुमको मिल जाएगा फ्रेटर्निटी। फिर तुम
ज्यादा दिक्कत है तो फंडामेंटल ड्यूटी देख लो, है आई थिंक नहीं, कुछ तो 51A का मेरे हिसाब से ई होगा, ये देख लेना एक बार, वहां पे फ्रेटर्निटी वर्ड का यूज है। फिर उसके बाद अंबेडकर की व्यू ले लो कि कैसे जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों दोस्त हैं, ये तीनों एक साथ हैं भाई। लिबर्टी इक्वलिटी के बिना कुछ भी नहीं है, लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दे रखा है, और लिबर्टी फ्रेटर्निटी के बिना कुछ नहीं है, और फ्रेटर्निटी जो है विदाउट इक्वलिटी कुछ भी नहीं है। ये ट्रिनिटी है एक टाइप का, जैसे तुमने पढ़ा होगा ना 14, 19, 21, कितने लोगों ने पढ़ा है? आर्टिकल 14, 19 और 21 को ट्रिनिटी बोलते हैं। ये फंडामेंटल राइट का ध्रुव है, एक टाइप का स्तंभ है। अगर 14 नहीं, 19 नहीं, 21 में कहीं भी बहुत सारे जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं, और पर्सनली जानता हूं, जब उनको ऐसा फंसते हैं तो ये चेक करते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में किसका वायलेशन है। अगर 21 का वायलेशन है तो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेते हैं कि 14 का वायलेशन कैसे हो रहा है। सेम चीज है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साथ है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां भी लिबर्टी होगी वहां फ्रेटर्निटी की बातें होंगी, आएंगी, मीनिंग्स बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 पे पहुंचने दो, तो ये तीनों चीज समझाऊंगा। फिर रॉल्स की थ्योरी भी कहती है, थ्योरी ऑफ जो रॉल्स पढ़ा होगा ना, जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ोगे ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया उन्होंने, उसमें भी बात करते हैं वो फ्रेटर्निटी की, उसमें बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी। तो ये बहुत सारे राइटर इसमें फ्रेटर्निटी का डिस्कशंस करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, और फ्रेटर्निटी जो है वो कैसे इक्वलिटी और कैसे लिबर्टी से वो है, वो समझाऊंगा। फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में डिस्कशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज में डिस्कशन है, ट्रिनिटी क्या होती है आर्टिकल 14, 19, 21 वो याद रखना, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहता है, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के बारे में वो, बाकी इसके चीजें बहुत सारी चीजें हैं, कौन राइटर क्या कहा, नॉट इंपोर्टेंट, ठीक है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, कंसेप्ट दिमाग पे याद रखो कि पॉलिटी का क्वेश्चन तुमको ऐसा हो कि तुमको फ्रेटर्निटी समझ में आ जाएगा कि भाई भाईचारा एक टाइप का ऐसा कि हमने एक सेम पेन कभी सहा है, देश की आजादी में जब हम सारे लोग लड़ रहे थे, हमारे फादर लड़ रहे थे, उस समय पे सारे लोग का जो इमोशंस था वो सेम था, और इसी के बेस पे एक इस टाइप की चीजें को रखी गई है। फिर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कभी पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्रेटर्निटी को लेकर क्या कहा गया था वो भी समझाऊंगा। नेक्स्ट, क्वाड। अब ये साउथ कोरिया कंट्री है, और ये कह रहे हैं कि हमें जो क्वाड में ऐड कर लो, तो उसके लिए मैं ईगरली वेट कर रहा हूं। तो क्वाड समझ लो, फिर साउथ कोरियन कंट्री तुमको ये है, यहां समझ में आ गया ये साउथ कोरियन कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसके इस राइट साइड में है जापान हो गया, इसके साइड सांघाई हो गया, फिर इधर तुम देखोगे तो जस्ट साउथ कोरिया के लेफ्ट साइड में येलो सी है, और उस साइड में सी ऑफ जापान है, तो उसको याद रखना। ताइवान भी बहुत न्यूज में है, उसको याद रखना। तो एक टाइप का मैप है, मैप देखा करो डेली। तो ये कह रहा है ये कंट्री साउथ कोरिया कि हमें क्वाड के मेंबर बना लो, और क्वाड एक टाइप का डिप्लोमेटिक जो है वो नेटवर्क है 4 कंट्री का, ठीक है, सबको पता है कि उसमें कौन कौन है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया भी उसका, ये चारों लोग आ गए, जापान हो गया, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उसमें अगर साउथ कोरिया का एंट्री होता है तो डेफिनेटली एक इस टाइप का एक अच्छा होगा। साउथ कोरिया कह रहा है कि हम तो रेडी हैं, इनके जो एम्बेसडर है उन्होंने ऐसा बोला है, कि बाकी तो क्वाड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वाड हमें कब उसमें एंट्री देता है। सो ये आज का न्यूज था। दिस इज ऑल अबाउट टुडे न्यूज। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कराओ, ठीक है, बिकॉज मैं इस फील्ड में नया हूं, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि डिजिटल फील्ड में नया हूं, नॉट ए यूपीएससी फील्ड में, तो आप उसको प्रमोट करो, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग हमारे ईयर एंड आई जो बोलते हैं वो है। थैंक यू सो मच।